आज हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और उससे पहले हमने प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कर ही लिया है, ठीक है, और डीएनए एस्ट्रोलॉजी भी कर लिया है। तो हम आज से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे। अब व्हाट इज़ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये सवाल है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली दो शब्दों से बना है, मेडिकल विद एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें हमें मेडिकल का नॉलेज होना, थोड़ा बहुत काम डेफिनेटली आएगा अगर हमें नॉलेज है तो। और एस्ट्रोलॉजी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हमको नॉलेज होगी, क्योंकि हम पहले से हमने अपने आप को प्रिपेयर किया इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो वो जो ज्योतिष के जो रूल्स हैं जो मैंने सिखाए हैं, जो मैं अभी आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, विद मेडिकल साइंस हम कैसे इसको कंबाइन कर सकते हैं वो हम इसमें समझेंगे। क्या हम इससे रूट कॉज भी समझ सकते हैं, यानी कि जो डिसीज़ है, जो प्रॉब्लम है, क्या उसका रूट कॉज भी हम पता लगा सकते हैं किसी की कुंडली से? यस, बहुत हद तक हम वो रूट कॉज भी पता लगा सकते हैं। अगर हमें डिसीज़ दिख रही है, कोई पर्टिकुलर डिसीज़ हमें दिख रही है और हम उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं फ्यूचर में, तो हमें उसका रूट कॉज भी हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई डिसीज़ दिख रही है तो उसका रूट कॉज भी हमें पता होगा, ठीक है। अब ये देखो, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक जातक जो अपनी हॉरोस्कोप दिखाता है मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि उसे पूरे लाइफ लॉन्ग एक ही बीमारी हो। उसे बहुत सारी रोग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी उसे व्याधियाँ हो सकती हैं। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कभी कभी अचानक से ऑपरेशंस भी आ जाते हैं लाइफ में, है ना। तो ये ऑन गोइंग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में होने वाली कोई ऐसी बीमारी के बारे में उसे पहले से हम उसे एक पॉजिटिव अर्ली वार्निंग साइन हम उसे दे सकते हैं। कुछ पास के इवेंट, यानी इवेंट मतलब पास की कुछ अगर मेडिकल दिक्कत उसे रही है, प्रॉब्लम, तो वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो सब बताते हैं यस दिक्कत हुई है, तो इसका मतलब आप चार्ट सही पढ़ रहे हो, फिर आप आगे का भी बता सकते हो। तो बेसिकली नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। और कहीं ना कहीं जब जातक आपके पास आता है तो आप फ्यूचर की उसे प्रॉब्लम बताते हो कि भाई ये हो सकती है, और जो करंट प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन तो आप उसे जानना ही है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के थ्रू वो भी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि देर आर वेज टू फाइंड डिसीज इन द चार्ट विद द इट्स रूट कॉज, आइदर थ्रू एस्ट्रोलॉजी और थ्रू with the help of astrology. Then comes a new concept, medical astrology. So we will take a help of astrology, then we will move on to the medical astrology, and then some mythological philosophical concepts to understand the curses. Okay. तो जितनी भी मेरी रिसर्च है वो मैं इसमें इस कोर्स में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि आप कैसे उसके अंदर कर्स फाइंड आउट करोगे और कैसे किसी भी डिसीज़ को इफेक्टिवली उसका रूट कॉज विद वो कब आगे वो दिख रही है वो भी देखना सीखोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ हम उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे। क्यों कॉम्प्लेक्स, जब मैं बात कर रहा हूँ क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि ज्योतिष के जो कुछ रूल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की फर्स्ट सेशन में बताया था कि वो काम नहीं करते हैं, तो हम उतना कॉम्प्लेक्स उसको कभी नहीं करते। हम मेरे किसी भी कोर्स में मैं पहले ही क्लास में बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ज्योतिष के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो जनरली मेरी ऐसी रिसर्च में आया कि काम ही नहीं करते। अब वो कॉन्सेप्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो 6th हाउस और 6th लॉर्ड को ही लोग पकड़ते हैं, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी से ही देखकर हम हर प्रॉब्लम को बता दें। यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं एक ह्यूमन अनाटॉमी में, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसके लिए 6th हाउस और 6th लॉर्ड ही थोड़ी ना ज़रूरी है, उसके लिए तो सब कुछ देखना है ना। तो पहली बात तो ये कि वो मिथ, वो एक्चुअली एक मिथ है। गुलिका मांदी, वो भी उसकी भी हम यूज़ नहीं करेंगे अपने इस पूरे कोर्स में। एस्पेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, मारक को मैंने हमेशा बताया है कि मारक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो मारक जैसी चीज़ को भी हम
इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कंफ्यूज कर बनाते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ओन हाउस, ओन राशि, ओन दृष्टि, स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द प्लैनेट, ये कॉन्सेप्ट स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो काम ही नहीं करते। और वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो भी आपने देखा होगा कि जब हमने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की थी तो वहाँ पर भी हमने इनको यूज़ नहीं किया था, तो ये काम करते ही नहीं है, ठीक है। तब और काम नहीं करते फिर भी हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो रूल्स इतने याद रख लो बेसिक्स के नाम पे कि हम कुछ चार्ट्स को रीड ही ना कर पाए, तो ऐसा मैं कोई भी चीज़ जो है अपने कभी किसी स्टूडेंट्स को मैं इम्पोज नहीं करता, ठीक है। हम बिल्कुल बहुत कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट बहुत इजी वे में समझते हैं, तो हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं। वेदर इट कम्स टू एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट हो, किसी प्लैनेट का अपना खुद का घर हो, उसकी खुद की राशि, ये भी हम कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। दृष्टियों का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाते हम, ये उसकी खुद की दृष्टि है तो ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, हम वो भी नहीं लगाते। कोई स्ट्रेंथ, प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है हम वो भी नहीं देखते, प्लैनेट वीक है हम वो भी नहीं देखते, ठीक है। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। अगर कोई मेडिकल का अगर वैसे कोई कोर्स कर रहा है, ठीक है, 12th के बाद कोई एनरोल कर रहा है किसी कोर्स में थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मेडिकल कोर्सेज हर देश में अलग अलग, अगर हम बात करें इकोनॉमी वाइज तो इस फीस वाइज बात करेंगे तो बेसिकली वो डिफ़र करेगा। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, कोई नीट के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू जाएगा तो कहीं ना कहीं फ़ीस 15-20 लाख से स्टार्ट होके, डिपेंड्स अपॉन कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, फिर प्राइवेट कॉलेज में तो कोई भी अंत नहीं है उसका फीस का, 1 CR और उससे भी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। फिर उसका ऑब्वियसली फिर 4-5 साल का वो कोर्स भी है, फिर उसके बाद फर्दर स्टडीज़ भी है, कई बार क्लिनिकल रिसर्च में भी जहाँ तक जाता है वो, ठीक है। फिर अपनी खुद की भी प्रैक्टिस वो करना चाहता है। अब यही कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद भी का अगर पढ़ोगे वो भी इतने सालों का ही होता है, या कोई न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोई कोर्स करोगे या डाइटिशियन भी बनते हो, तो बेसिकली उन सब में टाइम, आपको पता है कि सब सब टाइम एग्जॉस्टिव प्लानिंग है ना। तो हमें ये देखना है कि एक 3 से 4 महीने के कोर्स में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की हम इतनी चीज़ों को कैसे हम सीखें, और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लगाना भी है तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को ओवरकम किया है हमने इस कोर्स में ठीक है, जहाँ पर जब हम बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो कैसे प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें, कैसे टाइमिंग करें डिजीज़ की, वो हमें सीखना है। मेडिकल साइंस के में आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी मैं आपको क्लू देता रहूँगा कि किसी किसी सर्टन केसेस में कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या सजेशन आप दे सकते हो, तो वो भी मैं आपको जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होगा वो भी मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, नॉट इन वेरी बिग डिटेल, मगर कहीं ना कहीं कहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, जो मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू जो जो भी मुझे नई चीज़ें पता चलती रहती है, जो भी मेडिकल साइंस की न्यू डिस्कवरीज होती है ना, वो तो मैं बताता रहूँगा आपको कि एज ए सजेशन आप क्लाइंट को क्या बता सकते हो। अब देखो, किसी को भी अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीज़ है, इर्रेस्पेक्टिव वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, वो कहीं ना कहीं वो पिछले जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में जो फल मिलता है वो उसके अनुरूप ही आपको वो किसी एक सर्टन देश काल के समय ही आपको वो प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है। वो हो सकता है आपके फैमिली में पूर्वजों के द्वारा कोई किया हुआ ऐसा कोई कार्य जिसको आपको भुगतान करना है, मानसिक रोग के रूप में, शारीरिक रोग के रूप में, फिर उसमें जो आर्थिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्सिस तो हैं ही हैं, पिछले जन्म के कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा DNA के थ्रू भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें तो कनेक्टेड हैं फैमिली से जो आपको इस जीवन में कष्ट देती हैं। तो ये भी मैं फिलोसफिकली और थ्रू माइथोलॉजी से, पुराणों की जो कहानियाँ हैं उससे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरी होगा वो समझाने के लिए, ठीक है। तो कर्सिस को समझना, DNA के कॉन्सेप्ट में मेडिकल के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में समझना कि DNA का कॉन्सेप्ट
सो वो समझेंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे जिन लोगों ने डीएनए कर लिया है, तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी हेल्प मिलेगी उनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो कर्सिस का क्या अनुदान है, उसका क्या परिष्कार कैसे करते हैं, वो मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, जब हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं हम, तो पिछले जन्म का कोई भी कार्य, चाहे हमने किया हो, हमारे पूर्वजों से हुआ हो, किसी से भी हुआ हो, तो कहीं ना कहीं वो ऋण हम ही चुकाते हैं। हमारा तो हमको चुकाना ही है, बट कहीं ना कहीं अगर हमारे कुल में हमारे पूर्वजों से भी कुछ भी कार्य ऐसा हुआ है जो कि अनफिनिश्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपको करना होगा। वो हो सकता है कष्टों के रूप में आपको मिले, या किसी और रूप में आपको मिले, ठीक है। तो वो बेसिकली उसको उस पेन को हमें ही भुगतना होता है, ठीक है। कई बार ज़रूरी भी नहीं है कि हमारी कोई गलती हमको दिखाई दे, मतलब दिखाई दे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि जब सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप मिला कपिल मुनि से, तो उन्होंने, जब असमंजस, उनके जो स्टेप ब्रदर थे, उन्होंने कपिल मुनि से पूछा कि भाई मेरे जो 60,000 भाई हैं, उनको इस तरीके का जो श्राप मिला है, अब उनका मुक्ति का भी उन्होंने कपिल मुनि से पूछा, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपसे जो तीसरी पीढ़ी आएगी उसमें भागीरथ का जन्म होगा, तो वैसे गंगा जी को पृथ्वी पे लेके आएंगे। अब देखिए, इसके अंदर अगर आप ढंग से समझें, तो गंगा जी का आना, तो गंगा जी की तो कोई गलती नहीं है। गलती किसने करी या करवाई गई, है ना। विधि के विधान ने ऐसे कुछ प्लानिंग करी, ऐसी ऐसी प्लॉटिंग करी कि सगर के 60,000 पुत्रों को निमित्त यानी मीडियम बनाकर उनके थ्रू उनको कर्ज दिलवाया गया, और गंगा जी का एक प्रयोजन सेट किया गया कि भाई ये मृत्यु लोक पे आएंगी। तो अब देखा जाए फिलोसफिकल वे में, तो गलती कोई गंगा जी ने तो नहीं की थी, तो वो इसको क्यों भुगतें। मगर उनका आना इसी तरीके से, उनका आना तय था कि उनको पृथ्वी लोक पे आने के लिए सगर के 60,000 पुत्रों को जो श्राप मिलना है, तो उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी का आना जरूरी था। तो गंगा जी को भी श्राप किसने दिया? सरस्वती जी ने, कि आप मृत्यु लोक पे जाएंगी और लोगों के पाप धोएंगी। तो गंगा जी अगर पृथ्वी पे आ रही हैं, तो एज सच उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, मगर विधि ने शायद उनके लिए ऐसी योजना तैयार की थी कि भाई आप ही इनके कष्टों का निवारण करोगी, बशर्ते भले ही आपको भी कष्ट मिले, ठीक है। तो कई बार आप ये भी ना सोचें, फिलोसफिकल वे में बता रहा हूँ, कि ज़रूरी नहीं कि कई बार हम अपने आप को ही दोष दें, या अपने कुल में ही ऐसा किसी को कुछ दोष दें कि भाई हम उनकी गलती को भुगत रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो प्लानिंग की है हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों किया है। हो सकता है उससे हमारी कुछ लर्निंग बन रही हो, हमारा उससे कुछ हमारा कुछ प्रयोजन सेट हो रहा हो, है ना, हमारा कोई अल्टीमेट गोल सेट हो रहा हो, हमें नहीं पता होता जब तक वो कार्य हो नहीं जाता। बट ऑब्वियसली कष्ट तो कष्ट है ही, तो शारीरिक कष्ट जब आता है, मानसिक कष्ट आता है, तो आसान तो नहीं होता उसको बेयर करना। अब देखो, हम जो इस कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है, हम कवर करेंगे इसमें नर्वस सिस्टम में हम ऐसे केस स्टडीज़ करेंगे जो रिलेटेड होंगे ब्रेन से, न्यूरोप्लास्टिसिटी से, ब्रेन अनडेवलप ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके केसेस हम देखेंगे। इसमें हम ऑटिज्म रिलेटेड चार्ट, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, एपिलेप्सी, फिट्स, एडीएचडी, वर्टिगो, माइग्रेन, ऐसे वाले चार्ट देखेंगे। जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो देखेंगे, मेंटल रिटार्डेशन है, सिंजोफ्रेनिक, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एल्जाइमर, डिमेंशिया, ऐसे हम केसेस देखेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डोमेन है, वो वाले चार्ट देखेंगे। तो ये किस में आता है? नर्वस सिस्टम में। दूसरा सेट ऑफ डोमेन आता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिसमें पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, इंसुलिन, ये सब जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, और इनका क्या क्या बेसिकली इनका क्या कंट्रीब्यूशन है आइदर इन द गट हेल्थ और ओवरऑल बॉडी, है ना, उसमें क्या है वो भी बात करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे भी बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओवरीज, यूट्रस, फाइब्रॉइड्स का बनना, यूट्रस में सिस्ट का बनना, ओवरी में यूटीआई प्रॉब्लम, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आईवीएफ के केसेस, आईयूआई के केसेस, प्रोजनी, ये ओवरऑल प्रोजनी का केसेस में उसमें आते हैं, फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉक होना, ये सब